देखो आ गया था उसमें। कल फिलहाल हम लोगों ने भूकंप हम लोग पढ़ रहे हैं, भूकंप स्टार्ट कर देते थे, तो भूकंप में हमने देखो परिभाषा देख ली थी। तो भूकंप की परिभाषा में अगर हमने क्या देखा था कि जो अंतर्जाल बल हैं उनका प्रदर्शन है कंपन, यानी असामान्य और अचानक कंपन आ जाते हैं, ठीक है, भूपृष्ठ पर, वही भूकंप कहलाते हैं। तो भूकंप के फिर हमने उसके कारण देख लिए थे, कैसे कैसे कारण है। तो उसके बाद अब एक हेडिंग डालो, भूकंप का वर्गीकरण, कि हम भूकंप का अगर वर्गीकरण एक समझ लो खाली, ये बहुत ज़्यादा बस ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ भूकंप कैसे कैसे होते हैं। तो भूकंप का वर्गीकरण में दिया ना, प्रकृति के आधार पर भूकंप के वर्गीकरण करा हमने, और उत्पत्ति के क्षेत्र के आधार पर कि जहाँ यहाँ उत्पत्ति होती है, और एक वर्गीकरण कर लिया क्लासिफिकेशन है भूकंप मूल की गहराई के आधार पर। अब भूकंप मूल अभी हम समझेंगे क्या है। प्रकृति के आधार पर देखो तो एक प्राकृतिक भूकंप होते हैं और मानव जनित होते हैं, ये हमने कल देखे थे। प्राकृतिक में दो देख लिए थे, पृथ्वी से संबंधित और पृथ्वीएत्तर, तो उसमें लिख लेना नाम इनके सब, वो ब्रंशन वगैरह लिखा था, पृथ्वीएत्तर वो धूमकेतु का पिंड लिखे थे। मानव जनित वही परमाणु विस्फोट वगैरह, ये सब इसमें नाम लिख लेना। तो ये वो पीछे वही लिख लें बस। और उत्पत्ति के क्षेत्र के आधार पर का मतलब क्या है, कहाँ का उत्पत्ति होती है। तो एक तो स्थल पर होती है भूकंप की, और एक अंतर समुद्री भूकंप, यानी जब वो कटक के सहारे से वहाँ पे जब ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो वहाँ भी भूकंप आ सकते हैं। बाकी प्लेट जो नीचे जा रही है तब उसके हिसाब से तो सबडक्शन में अंतर समुद्री भूकंप होंगे। तो ये दो प्रकार के उत्पत्ति क्षेत्र के आधार, या तो स्थल पर होगा या समुद्र में होगा। दो प्रकार, हवा में तो भूकंप आएगा नहीं एक समय अचानक से, और लेकिन हाँ जब पृथ्वी से बाहर आएगा तो चंद्रमा पे तो उसे भूकंप नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे उसे, चंद्रकंप। भूता मतलब पृथ्वी होता है ना, तो चंद्रकंप बोल दो, किसी भी बोलो, मून अर्थ, मून को एक बोल सकते हैं, ठीक। भूकंप मूल की गहराई के आधार पर। अब भूकंप मूल समझो पहले क्या है। देखो अभी हम लोगों ने पीछे ना एक तो भूकंप की परिभाषा और ये भूक अधिकेंद्र और ये हाइपोसेंटर और एपिसेंटर वगैरह हमने नहीं देखे, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं। ये हमने पीछे पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो हमें देखने की बार बार रिपीटेशन क्यों करें। ये भूकंपी तरंगे पी एस वेव्स अगर सब देखें तो वो हम नहीं देखेंगे। लेकिन तो समझो कि ये भूपृष्ठ अगर है तो जहाँ से भूगर्भ में, यानी कि भूगर्भ, ये भूगर्भ हो गया, हाँ, और ये भूपृष्ठ हो गया ऊपर वाला। तो ये ध्यान रखो, भूगर्भ में जहाँ से भी ऊर्जा विमुक्त होती है, तो जहाँ से वो मान लो यहाँ पॉइंट से विमुक्त ऊर्जा हुई सबसे पहले, तो ये बन गया क्या, अवकेंद्र, या फिर भूकंप मूल बोलेंगे इसे, या इसे फोकस या हाइपोसेंटर बोलेंगे, ठीक। इंग्लिश में आ जाओ तो फोकस लिख लो इसे, और या फिर हाइपोसेंटर बोलेंगे इसे, या फिर हिंदी में से क्या बोलेंगे, अवकेंद्र या फिर भूकंप मूल। तो ये हो गया भूकंप मूल। और जो सबसे पहले जिस जगह पे भूकंप की तरंगें जो आती हैं, जो रिकॉर्ड की जाती है जिस जगह पे, उसको क्या बोलेंगे, एपिसेंटर, ठीक है, या फिर अधिकेंद्र, हिंदी में आ जाए तो अधिकेंद्र। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना सबसे पहले दूसरी क्लास तीसरी क्लास देखी होगी, तो उसमें कहीं पर होगा, तो ध्यान रखना। तो यानी कि सबसे पहले जहाँ से भूगर्भ में ऊर्जा विमुक्त होती है, तो वो, और ऊर्जा फिर हमने देखा था कि तरंग के माध्यम से चलती है। तो तरंग में फिर हमने देखा था कि पी ए और तरंग हैं, बॉडी की वेव्स देखी थी, और सरफेस वेव्स। तो ये तो फोकस हो गया, इसी को क्या बोलेंगे, हाइपोसेंटर भी बोलेंगे, तो जो भी नाम सही लगे, लेकिन फोकस ज़्यादा बेटर नाम रहेगा। हाइपोसेंटर वरना एपिसेंटर कन्फ्यूजन हो जाएगी। और हिंदी में लिखना चाहो तो अवकेंद्र होता है, अवकेंद्र, और या फिर इसको क्या बोलेंगे, भूकंप मूल, ठीक, भूकंप मूल, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये क्या हो गया, एपिसेंटर क्या है, जहाँ सबसे पहले पृथ्वी भूपृष्ठ पर, जिस सतह पर, भूपृष्ठ की सतह पर जहाँ सबसे पहले भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाएंगी, यानी कि तो उसको क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र, एपिसेंटर बोलेंगे, ठीक। हाँ वो ठीक। सो ये समझ में आया। अब ये क्या है, हम जो ये बात कर रहे हैं कि भूकंप मूल की गहराई के आधार पर, कि एक भूकंप मूल सबसे गहरा मान लो यहाँ से आया, यह हो सकता है भूकंप मूल यहाँ से आया हो, ये भूकंप मूल बिल्कुल यहाँ से आया हो, ठीक है। तो ये गहराई के आधार पर, यानी कि भूकंप मूल अगर ये है, यहाँ से ऊर्जा निकले, ये है, तो इसकी गहराई के आधार पर हमने इसका कैटेगराइजेशन कर रखा है। तो जो सबसे कम, ये लगभग ऐसे छिछले भूकंप हैं, इसमें से लिख लो 0 से 70 किलोमीटर के आसपास तक, ठीक, मतलब 0 से 70 किलोमीटर के आसपास तक गहराई जो होगी वो छिछले भूकंप बोलेंगे, तो शैलो अर्थक्वेक्स बोलते हैं, शैलो अर्थक्वेक, छिछले भूकंप, ठीक है। यानी कि मान लो ऐसे करके यहाँ से 70 किलोमीटर तक गहराई है मैक्सिमम, 50 भी हो सकता है, 0 से 50 भी होता है, 50 से 70 तक वैरी करता है, यानी हाँ मतलब ऐसे करता है, 0 से 50 से या 70 होता है ये वाला, फिर 50 से 70 से ऐसे वैरी कर जाता है, ठीक है। तो ये 50 से 70 के बीच में वैरी करता रहता है, लेकिन मैक्सिमम 70 ऐसे मान लो आसपास, तो ये अमूमन ही चल रहा है। तो 0 से 70 किलोमीटर के आसपास की जो गहराई से अगर भूकंप निकल के आए, यहाँ से भूकंप आया, भूकंप मूल यहाँ पर है, तो हम ऐसे भूकंप को क्या कहेंगे, छिछले भूकंप या फिर शैलो भूकंप, शैलो अर्थक्वेक, शैलो अर्थक्वेक, ठीक, शैलो अर्थक्वेक्स, शैलो, ठीक, शैलो अर्थक्वेक्स बोलेंगे, ठीक है। और जब गहराई यहाँ पे लिखा है 0 से 70 किलोमीटर गहराई लिख ली,
जब 70 से 300 किलोमीटर के आसपास तक की गहराई होगी, ठीक है, यानी कि 70 किलोमीटर से शुरू होके ये आसपास का मतलब मामला चला और 300 किलोमीटर की गहराई के आसपास तक, ठीक है, 70 से 300, तो उसको क्या बोलेंगे, माध्यमिक भूकंप। यानी कि जब ये भूकंप बोल यहाँ पे इसकी गहराई अगर ऊपर से लेके यहाँ तक गहराई नापे तो कितनी हो जाए मैक्सिमम, मतलब ऐसे 300 तक, सॉरी 300 किलोमीटर के आसपास तक हो जाए, यहाँ से भूकंप आ रहे हैं नीचे से, ठीक है, तो ऐसे भूकंप क्या बोलेंगे, माध्यमिक भूकंप या फिर इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स, ठीक। और फिर लास्ट वाला क्या है, गहरे या पातालीय लिखा हुआ है, तो गहरे पातालीय क्या होगा, फिर यहाँ से बढ़ जाएगा 300 से लेकर कहाँ तक बढ़ जाएगा, 700 तक बढ़ जाएगा। हमने पीछे देखा भी था एक बार में, जब हमने पीछे वो रिज पुल और पुश पुल देखे थे, तब हमने गहरे छिछले भूकंप ये सब लिखे थे, भूकंप के प्रकार। तो अगर और नीचे करके बना लो कैटेगराइजेशन, अगर भूकंप मूल यहाँ से आ गया तो हमने बोल दिया इसको 700 किलोमीटर तक गहराई अगर है ऊपर से लेकर भूपृष्ठ से, तो ये क्या हो जाएगा, और गहरे या पातालीय, गहरे क्या बोलो, डीप बोलो, मतलब ये 300 से लेके 700 किलोमीटर, 300 से लेके 700 किलोमीटर तक की गहराई तक मिल रहे हैं भूकंप, इससे कहीं रेंज से आ रहा था, हम इसको क्या बोलेंगे, गहरे या पातालीय, डीप या प्लूटोनिक, डीप लिख लो तो ठीक है, डीप अर्थक्वेक्स या प्लूटोनिक भी बोलते हैं, ठीक है, पातालीय को ना प्लूटोनिक भी बोलते हैं। तो इसे ठीक समझ में आया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रख लो, मार्क कर लो इसमें एरोप्लेन से किसी से, कि जो छिछले भूकंप है फिर गहराई ऐसे बढ़ रही ना, तो इसमें क्या है, गहरे भूकंप की तुलना में छिछले भूकंप जो होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक विनाशात्मक होते हैं। कौन से, छिछले, मतलब जो सबसे पास से आते हैं, ठीक है, यानी और गहरे, मतलब गहरे भूकंप आएंगे, समझ लो एक ऐसे समझने के हिसाब से ऐसे समझ लो कि ये ऐसे भूपृष्ठ है, जितने गहराई से आएंगे तो भूकंप की ऊर्जा की उसकी जो तीव्रता है वो कम होती होती आएगी, ठीक है, और जितने पास से आएगा जल्दी से निकला हिट कर गया और ज़्यादा भूकंप आएगा, ठीक है, समझने के माध्यम से समझ लो। बाकी साइंस थोड़ी अलग ही है कि कैसे क्या चल रहा है, वरना नीचे से हो सकता है और वेग तेज, और मतलब हमने देखा ना सॉलिड में और वेग, सॉलिड में वेग और तेज होगा, और मतलब सॉलिड से मिलता रहेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ सॉलिड मिला और तेज और तेज और तेज और तेज और तेज, फिर कितनी तेज से आगे हिट करेगा। लेकिन समझने के हिसाब से अगर समझ लेना तो जितना गहरे से होगा तो कम असर डालेगा, और जितना ऊपर से आएगा वो ज़्यादा विनाशात्मक होगा, ठीक। तो क्या बोले, छिछले भूकंप अधिक विनाशात्मक होते हैं, यानी कि 0 से अगर 70 किलोमीटर के आसपास से गहराई से भूकंप मूल मिल रहा है तो वो अधिक विनाशात्मक होगा और भूकंपों की तुलना में, ठीक है, गहराई के आधार पर अगर नापेंगे हम, ठीक। बाकी सब पीछे भूकंप की तरंगें हम पढ़ चुके हैं, एक बार मैं बहुत तेज़ी से बोल दे रहा हूँ कि भूकंप की तरंगें ये भूकंप मूल से मतलब विमुक्त ऊर्जा होती है, और ऊर्जा क्या होती है, तरंग के माध्यम से चलती है। तरंग क्या, माध्यम में पैदा किया हुआ विक्षोभ, मतलब माध्यम एक, अगर कोई ऐसे माध्यम है इसमें विक्षोभ पैदा, अगर कण ऐसे चल रहे ऐसे रखे हुए थे, लेकिन अचानक से इस कणों में विक्षोभ पैदा हो जाए कि या तो ऐसे ऐसे मूव कर जाए कण, ठीक है, या ऐसे ऐसे कर मूव को कर रहे हैं, तो माध्यम में जैसे विक्षोभ पैदा हो गया तो तरंग ऐसे चलती है, माध्यम में विक्षोभ पैदा करते हुए चलती है, ये तरंग का आइडिया है। फिर हमने देखा था कि बॉडी वेव्स होती हैं भूकंप की तरंगें, और बाकी ये भी देखा था सिस्मोग्राम, सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर देखा था ना, कि सिस्मोग्राम क्या होता है कि एक मशीन होती है एक तरह की जिससे रिकॉर्ड किया जाता है भूकंपीय, और सिस्मोग्राफ जो होता है वो भी मशीन का ही नाम है, लेकिन सिस्मोग्राम जो होता है वो पेपर होता है। सिस्मोग्राम क्या होता है, एक पेपर होता है जिसपे वो रिकॉर्ड होती है, मतलब उसके ऐसे करके ऐसे रुका हुआ होता है, बिल्कुल ऐसे पिक्चर देखोगे तो ऐसे रुकी हुई थी निडल टाइप में, और जिस हिसाब से भूकंप आता है उससे ऐसे हिल जाती है, वो उससे हिलती होगी तो वो ऐसे करके उसकी वो बन जाती है, मतलब जिस हिसाब से तीव्रता वगैरह इमेज बन जाती है उस सिस्मोग्राम बोलते हैं उस पेपर को। तो जिस पेपर पे वो आती है, पीछे वाली क्लास में देखोगे तो पीछे वाली क्लास पता चल जाएगा, सिस्मोग्राम, सिस्मोमीटर, ठीक है, और सिस्मोग्राफ बोलते हैं। तो उसी के आधार पर हमने इसको तरंगों को बांट रखा था, एक बॉडी वेव्स बोला था और एक को बोला था सरफेस वेव्स बोला था। तो बॉडी वेव्स हमने देखा था कि बॉडी वेव्स में पी वेव्स होती हैं, यानी कि प्राइमरी, और ये सेकेंडरी, ठीक है, और बाकी हमने देखा था पी एस्ट्रिक और एस एस्ट्रिक और भी मिलती है, पी एस एस्ट्रिक भी मिलती हैं और भी मिलती हैं, लेकिन हम मेजरली क्या पढ़ना, पी वेव्स और एस वेव्स होती हैं। और सरफेस वेव में देखा था कि सरफेस वेव को ही कि लॉन्ग वेव्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब पूरी पृथ्वी पे, मतलब जहाँ से एपिसेंटर शुरू होता है, एपिसेंटर मान लो ये यहाँ पे भूकंप की तरंगें पहले घोड़े तो पूरे पृथ्वी पे घूम के चक्कर लगा के फिर वापस आ जाती हैं, तो इतना लंबा चक्कर लगाती है, इसलिए इनको हम दीर्घ तरंग बोलते हैं, लॉन्ग वेव्स बोलते हैं। बाकी हमने देखा था, मतलब खाली देखने के हिसाब से देखा था, पढ़ा तो नहीं था, ये भी 2 प्रकार की होती हैं, लव वेव्स और रेले वेव्स, ठीक, दीर्घ तरंगें भी, तो ये ध्यान रखना। और फिर हमने देखा था कि एक शॉर्ट सी बना दी थी, पी और एस और एल, एल मतलब लॉन्ग, ठीक, तो इसमें हमने देखा था कटेगा, जिसने कहा था इसकी स्पीड देखी थी, मतलब ये पुश पुल से चलती है, पहले ऐसे आगे जाती है फिर पीछे जाती हैं, आगे जाती है पीछे जाती है, ऐसे चलती हैं पुश पुल के, और एस कैसे चलती है, ऐसे करके चलती हैं, देखा था हमने। और एल क्या है, ऐसे ऐसे भी चलती हैं और ऐसे ऐसे भी चलती हैं, ठीक है, लॉन्ग वेव कैसे चलती हैं। तो ये सब हमने पीछे देख चुके थे। और बाकी देखने में और क्या देखा था, बाकी हमने देखा था
कि ये क्या अनुदैर्ध्य तरंगे की तरह होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग क्या, वो स्प्रिंग की तरह हमने बात करा था कि माध्यम के जो कण की दिशा है वो माध्यम और तरंग की दिशा, माध्यम के कण की दिशा और तरंग की दिशा अगर सेम होती है तो उसे अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। और जब माध्यम के कण की दिशा तरंग की दिशा के लंबवत होती है, यानी श्रृंग और गर्त बनाते हुए चलते हैं, तो वो अनुप्रस्थ होती है, वो एस तरंगे होती है। हमने देखा था इनकी स्पीड भी हमने देखी थी 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास देखी थी, और ये 4 से 6 की, ध्यान आ रहा कुछ भूल गया सब, 8 से 14 के आसपास किलोमीटर पर सेकंड, ठीक। और ये 4 से 6 के आसपास ऐसे देखी थी। तो ऐसे करके स्पीड भी हमने देखी थी इनकी 1.5 से 3 के आसपास देखी थी, ठीक, 1.5 से 3 देखी थी। तो ये स्पीड थी। और फिर हमने देखा था कि ये सॉलिड में बहुत तेज चलेंगी, लिक्विड में थोड़ा कम हो जाएंगी और गैस में और कम हो जाएंगी, यानी कि तीनों माध्यम में चल तो लेती है लेकिन स्पीड थोड़ी वेग कम होता रहता है। सॉलिड ये क्या है, ये सिर्फ सॉलिड में चलेंगी, लिक्विड और गैस में चलेंगी नहीं। लेकिन हाँ, प्लास्टिक वाली दुर्बलता मंडल में थोड़ा देखिए वेग कम हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक वाले में चल लेती हैं सॉलिड। और ये इनके जो दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गुण हैं, वो इसके अंदर है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में तीनों में चल लेंगी। ये अनुप्रस्थ भी होती है, अनुदैर्ध्य भी होती है, ये लॉन्ग वेव्स, ठीक है। इनकी स्पीड इतनी है, ये सबसे कम विनाशात्मक होती हैं, कम विनाशात्मक, और इसकी तुलना में एस वेव्स थोड़ी ज़्यादा विनाशात्मक होती हैं, ठीक है। और ये अधिक विनाशात्मक होती हैं, ये सबसे ज़्यादा विनाशात्मक, कम स्पीड कम है, क्योंकि सोचो ना एक सेकंड में 8 किलोमीटर कवर कर गया आप, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 8 किलोमीटर है, एक सेकंड में निकल गया, पता ही चलिए ऐसे निकल गया। और ये क्या हल्के हल्के जा रही हैं, तो फिर और ऊपर नीचे भी जा रही हैं और ऐसे भी जा रही हैं, तो अच्छा खासा विनाश करेंगी। तो ये हमने देख ली। और इसमें और क्या चीज़ हमने पढ़ लिया था, बाकी तो इसमें इसी एक आध चीज़ और होगी तो उस टाइम देख लेना। बाकी तो इतने मेजरली, हाँ, सबसे पहले धरातल पर सबसे पहले यही आती है, इसलिए इनको प्राइमरी बोलते हैं। उसके तुरंत बाद सेकेंडरी वेव्स आती है, इसलिए इनको द्वितीयक तरंगे बोलते हैं। और ये दोनों क्या है, काया तरंगे, बॉडी वेव्स हैं, शरीर तरंगे काया तरंगे बोलते हैं। तो PS वेव्स कई बार बॉडी को बोलते हैं। इन्हीं के आधार पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखी थी, P और S L की वेव्स नहीं देखी थी, तो सरफेस वेव्स हैं। तो इन दोनों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखी, तो हम भी वहाँ पढ़ चुके हैं। तो एक हेडिंग इसमें आराम से बाद में, अगर जो नए बच्चे हैं जिसको खाली भूकंप पढ़ना है, तो उसमें 5वें नंबर की हेडिंग भूकंपीय तरंगे और भूकंपीय मूल, भूकंप, ये सब पीछे जो लिखा है इसको समझ लें। बाकी समझने के लिए मैंने सब कुछ बता ही दिया। अब हम लोग देख लेते हैं क्या जो भूकंपीय पैमाने, मतलब अभी तो हमने क्या देखा था कि जो भूकंप आ रहा था, सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ, वो सब क्या भूकंप को आने के बता रहे हैं कि भूकंप आ रहा है और कितना किस हिसाब से आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, तो एपिसेंटर कहाँ है, ये सब वगैरह। बाकी एपिसेंटर भी निकालने का तरीका होता है, वो भी हम देख लेंगे, लेकिन पहले रिक्टर पैमाने के आधार पर भी देख लेंगे कि समझ लो। चलो हटाओ, पहले ऐसे देख लेते हैं कि भूपृष्ठ है अगर बना हुआ, तो भूपृष्ठ पर जहाँ जहाँ भूकंप आया हुआ होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चला कि एपिसेंटर कहाँ पे, तो ये सब पैमाने बने हुए हैं, इनसे निकाल लेते हैं। तो उसमें समझ लो खाली, जैसे ये भूपृष्ठ है, अगर मान लो ये भूपृष्ठ है, तो भूपृष्ठ पर कहीं भी अगर 3 जहाँ भूकंप आए हुए होते हैं, तो 3 बिंदु ऐसे रैंडमली पिक कर लेते हैं, ठीक है। भूपृष्ठ है तो यहाँ भूकंप आया, यहाँ भूकंप आया, ऐसे 3 बिंदु रैंडमली पिक कर लेते हैं। तो इन तीनों बिंदु से एक मान लो ये कर लिया, एक बिंदु एक पिक कर लिया, फिर भी गोल ऐसे करके एक बिंदु यहाँ उठा लिया। तो इन तीनों से हम इनके हिसाब से, जैसे इस वाले बिंदु पे P वेव कब आई होगी, S वेव कब आई होगी, इस वाले बिंदु पे कब आई होगी, इस वाले बिंदु पे कब आई होगी, पृथ्वी के सरफेस पे हमने देखा है। तो इसके हिसाब से हम एक सर्कल खींचते हैं, ठीक है। हमने मान के चलते ना कि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास है और 1 सेकंड के बाद ही तुरंत ही S वेव आती है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि अगर 1 सेकंड के बाद S वेव आई है, हालांकि 2-3 सेकंड के बाद भी आ सकती है, लेकिन अगर P वेव जब आई है उसके 1 सेकंड बाद S वेव आई है, तो हम समझेंगे कि भूकंप मूल जो वो 8 किलोमीटर गहराई पर है, क्योंकि P वेव आई और 1 सेकंड बाद तुरंत ही S वेव आ गई। तो यानी कि उसको 1 सेकंड में 8 किलोमीटर दूरी तय करती ना, 8 से 14 हमने देखा, तो हम मान लिए 8 किलोमीटर के आसपास। तो P और S के वेव के पैटर्न के हिसाब से हम इसमें एक सर्कल ऐसे खींचते हैं, ऐसे करके इस बिंदु से मिला के, और ये सर्कल छोटे बड़े सब में हो सकते हैं, इसमें बड़ा हो सकता है इसमें छोटा बने। वो P और S वेव कैसे कैसे वहाँ पहुँची, क्योंकि एक मान लो भूकंप मूल अगर यहाँ पे है तो यहाँ तो जल्दी पहुँच जाएगा तरंग, यहाँ पे देर लगाएगी तरंग पहुँचने में। अगर भूकंप मूल यहाँ से ऊर्जा प्रयुक्त हुई है तो यहाँ जल्दी पहुँच जाएगी इस वाले सरफेस पे, पृथ्वी ऐसे है और यहाँ पे देर से पहुँचेगी, यहाँ पे थोड़ा और इससे मुताबिक जल्दी पहुँचेगी। तो ऐसे करके इसके हिसाब से 3 बिंदु रैंडम पिक करें, ऐसे करके गोल ऐसे खींच लेते हैं और ऐसे करके ऐसे कर लिया। तो जहाँ पर ये तीनों काट रहे हैं आपस में, ठीक है, जैसे ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल तीनों कहाँ काट रहे हैं, इस वाले पे काट रहे हैं ना, तीनों काट ही नहीं रहे क्या, कहीं पे एक ये हो गया और इसको दूसरे कट तो रहे हैं, कहाँ पे देखो ना, नहीं कट रहे हैं तीनों, ये अलग अलग बन गए तीनों एक सर्कल पर। अगर मान लो जहाँ तीनों काटेंगे, लो ये मोह हो जाएगी, है ना। ऐसे मान लो कि एक बिंदु ये बिंदु ये दिखा नहीं मुझे, ये दूसरा ये और तीसरा बनाओ, तो जहाँ पर इसी वाले पॉइंट वैसे मान लो यहाँ पे मान लो, यहाँ से काट के निकाल दो, आपकी बनाई दिया वहीं पे काट के। तो ये वाला जो बिंदु है, तो ये इसको मान लेंगे क्या
कि ये एपिसेंटर ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे, भूकंप मूल ऐसे निकलेगा कि एपिसेंटर पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पर क्या है, जहाँ जहाँ अलग अलग भूकंप आए कि पृथ्वी की सतह पर, ये रैंडमली ऐसे दिख रहा होगा कि एपिसेंटर, ठीक, एपिसेंटर पता लगाने के लिए, मतलब ऐसे 3D इमेज नहीं बन रही है। पृथ्वी का ग्लोब होता है ना, एक यहाँ रख लिया, एक यहाँ रख लिया, तो ग्लोब पे ही ऊपर ऊपर चित्र खींचेंगे। ये समझ लो पृथ्वी की सतह ऐसे खोल दी है, पृथ्वी ऐसे खोल के रख दिया आपके अभी पेपर पे ऐसा, तो पृथ्वी ऐसे खुल गई ऐसे करके, अभी गोल थी ऐसे खुल गई, तो उसमें अलग अलग क्षेत्र लगे और ये पृथ्वी की सतह पर ये बिंदु आएगा, तो वहाँ पे वो एपिसेंटर माना जाएगा, ठीक है। मतलब वैसे लग रहा होगा कि गहराई में चले गए, ऐसे नहीं, लेकिन पृथ्वी का ऐसे खोल के रख लिया, ग्लोब होती है ना, ऑफिस में ग्लोब रखी होती है, उसको समझ लो, एज्यूम करो कि ऐसे गोल गोल है, यहाँ बिंदु ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया, तो यहाँ से गोला यहाँ तक आ गया, यहाँ से गोला यहाँ तक आ गया, और एक सर्कल यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो कहीं ना कहीं सरफेस पे कट करेंगे तीनों, जहाँ तीनों कट करेंगे जहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट होगा उनका, तो उसको क्या बोलेंगे, एपिसेंटर। ये पैमाने के मतलब सूत्र वगैरह होते हैं सब उसके हिसाब से लगा कर निकाल लेते हैं, तो इसी को समझना है भूकंपीय पैमाने क्या होते हैं। हमने पीछे देख लिया भूकंप का वर्गीकरण देख लिया, तो भूकंप के वर्गीकरण में ये चीज़ ध्यान रख लेना, इस पर स्टार लगा लेना कि छिछले भूकंप जो होते हैं वो क्या मतलब, यानी कम गहराई के जो भूकंप होते हैं वो अधिक गहराई की तुलना में क्या होते हैं, अधिक विनाशात्मक होते हैं। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, जो भूकंपीय पैमाने हैं, तो पहले इसको इरेज कर दें। भूकंपीय पैमाने में देखो कि भूकंप एक तो आता है, तो भूकंपीय पैमाने ऐसे समझो, इसकी परिभाषा में लिखना है तो एक लाइन क्या लिखोगे, भूकंपीय पैमाने लिख भी लो, चलो तो मैं इरेज कर रहा हूँ। भूकंपीय पैमाने वे मानक होते हैं, भूकंपीय पैमाने वे मानक होते हैं जिनके सहारे, भूकंपीय पैमाने वे मानक होते हैं जिनके सहारे, भूकंपीय पैमाने वे मानक होते हैं जिनके सहारे भूकंप के दौरान विमुक्त ऊर्जा मतलब रिलीज की मात्रा, भूकंपीय पैमाने वे मानक होते हैं जिनके सहारे भूकंप के दौरान विमुक्त ऊर्जा की तीव्रता, ब्रैकेट में लिखना है ना, भूकंप की तीव्रता और, बल्कि अथवा कर लो क्योंकि दोनों एक साथ, अथवा है ना, अथवा वाला अलग, अथवा भूकंप से हुए विनाश, ब्रैकेट में लिख लेना आघात की तीव्रता, यानी कितना नुकसान हो रहा है, आघात की तीव्रता, यानी कि भूकंपीय पैमाने वे मानक होते हैं जिनके सहारे भूकंप के दौरान विमुक्त ऊर्जा की मात्रा, ब्रैकेट में लिखोगे क्या, भूकंपीय तीव्रता या भूकंप की तीव्रता, अथवा ठीक भूकंप से हुए विनाश, ब्रैकेट में लिखोगे आघात की तीव्रता, ठीक, का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। ये भूकंपीय पैमाने होते हैं। अब इधर समझ लो, समझ में आया, यानी कि क्या पैमाने का वाला ऐसे स्केल, जो सिस्मिक स्केल्स बोलते हैं, भूकंप का बोलते हैं सिस्मिक भी बोलते हैं। भूकंप जैसे अर्थक्वेक तो है ही, भूकंपीय ऐसे लिखते हैं ना वर्ड हम जो, तो उसको सिस्मिक बोलते हैं। तो सिस्मिक स्केल जो होते हैं, स्केल से मतलब कुछ नापना है, तो नापने क्या कि हम या तो देखेंगे कितनी ऊर्जा रिलीज हुई, विमुक्त ऊर्जा कितनी हुई, उसकी मात्रा कितनी है, यानी कि उससे पता चले भूकंप की तीव्रता कितनी, कहते हैं ना, तो 7.5 का भूकंप आया, 6.7 का भूकंप आया, ऐसे बोलते हैं, तो वो एक वो नापना। एक होता है कि नुकसान कितना हुआ, आघात का स्तर क्या है, ठीक, विनाश का स्तर क्या, आघात की तीव्रता क्या, कितना आघात हुआ, तो उसका पैमाना होता है। तो दो पैमाने हैं, तो एक का नाम रिक्टर पैमाना या रिचर पैमाना ही बोलते हैं इसे, और मर्केली पैमाना, ठीक। हालांकि अब इनके नाम थोड़ा बदल गए, अब इसका यूज़ नहीं करते हैं, और इसका भी थोड़ा इसमें थोड़ा और संशोधन कर दिया, मर्केली पैमाना हम लोग वो भी लिखेंगे, लेकिन जो नाम है पहले वो पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, मात्रात्मक है, मतलब क्या है कि विमुक्त ऊर्जा, जो ऊर्जा परिभाषा में लिखी वही चीज़ है कि भूकंपीय पैमाने में क्या है, तो एक मात्रात्मक यानी मात्रा नापनी है, एक गुणात्मक है, ये देख रहा है कि कितना आघात हुआ है, ये गुणात्मक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, विमुक्त ऊर्जा, यहाँ विमुक्त ऊर्जा नापी जाती है, इस वाले में क्या विमुक्त ऊर्जा नापी जाती है, ठीक, यानी भूकंप की तीव्रता, आपने ये चला ब्रैकेट में से लिखा था भूकंप की तीव्रता, तो ये वही ब्रैकेट वाली बात है कि भूकंप की तीव्रता इंटेंसिटी कितनी है, तो विमुक्त ऊर्जा कितनी है उसको नापते हैं, विनाश का स्तर क्या है, एक तो इससे नापते हैं, या आघात की तीव्रता, आघात का मतलब वही किस हिसाब से आघात करा गया, और वो नापता है क्या, मर्केली पैमाना, आघात की तीव्रता या विनाश का स्तर, ये गुणात्मक होता है ये, ठीक है, मर्केली पैमाना, ये बात समझ में आई।
और ये रिक्टर पैमाना क्या नापता है, भूकंप की तीव्रता या विमुक्त ऊर्जा, कितनी ऊर्जा रिलीज हुई। ठीक, तो अब एक मतलब चाहे तो इसी के नीचे कर देगा तो इसी के नीचे लिख सकते हो, वरना एक हेडिंग रिक्टर पैमाने की हेडिंग डाल के उसमें 2-3 जो पॉइंट ऐसे बता दे रहा हूँ कि रिक्टर पैमाना क्या है, ये सैद्धांतिक है। अब इसी के बारे में लिख रहे हैं, अलग चाहे हेडिंग बना के उसमें लिख लोगे और वरना इसी के नीचे लिख लोगे। सैद्धांतिक पैमाना होता है, सैद्धांतिक पैमाना, ठीक है। और ये क्या होता है, व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक। मतलब और भी 1-2 पॉइंट लिखवा रहा हूँ। सैद्धांतिक पैमाने का मतलब क्या होता है, सैद्धांतिक पैमाना ऐसा होता है कि मतलब जो भूकंप की ऊर्जा है जो निकल रही है, तो वो सूत्रों के द्वारा हम पता भी लगा सकते हैं। एक बार में पता चल गया, सूत्रों के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। जो हमने पीछे एपिसेंटर निकाला, सैद्धांतिक का मतलब क्या है, जो पैमाना बन गया है, अब क्या है, ऊर्जा निकल गई, कोई बात नहीं, अब विमुक्त ऊर्जा हो चुकी है, अब उसके बाद हमें कोई चीज़ पता लगानी है। जैसे एपिसेंटर हमने पता लगाया तो हमने वो ऊर्जा तो निकल गई उस टाइम, पता चल रहा है, कोई खड़े खड़े बता दे भैया यहाँ एपिसेंटर है, यहाँ पे सबसे पहले महसूस हुई, लेकिन हमें पता ही नहीं कहाँ एपिसेंटर है। तो वो इसी पैमाने की मदद से ऐसे हम निकाल सकते हैं। ऐसे पैमाने, सैद्धांतिक पैमाने का मतलब क्या था, ये व्यवहारिक क्या है कि हम खुद हाथ से पता कर रहे हैं, वहाँ जाएंगे, विनाश हुआ चेक करेंगे, चेक कितना विनाश हुआ, क्षेत्र विनाश हुआ, तो उसको स्केलिंग करेंगे कि भैया यहाँ पे तीव्र, यहाँ बहुत ज़्यादा विनाश हुआ है, इसको रेटिंग इतनी करेंगे, अब पिछले वाले से ज़्यादा आया, पिछले वाले से कम आया, तो हम वहाँ जाके चेक कर रहे हैं, खुद मानव निर्मित कर रहे हैं, मानव सुधार व्यवहारिक है, प्रैक्टिकली वहाँ जा कर रहे हैं। ये सैद्धांतिक है। तो ये बन चुका है पैमाना, सूत्र बन चुके हैं सब, सूत्र के द्वारा सब वहाँ पे पी और एस के वेव के पैटर्न मैचिंग करके और एपिसेंटर पता लगा लेंगे हम लोग, कितनी ऊर्जा रिलीज हुई उस हिसाब से पता लगा लेंगे। तो सैद्धांतिक का मतलब क्या हुआ, सैद्धांतिक के ब्रैकेट में नीचे लिख लोगे सैद्धांतिक पैमाना, यानी अर्थात भूकंप में विमुक्त ऊर्जा का मान सूत्रों द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। मतलब हम जो विमुक्त ऊर्जा की तो बात करता है ये, तो अर्थात भूकंप में विमुक्त ऊर्जा का मान सूत्रों द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है, यानी सूत्र बने, फॉर्मूलाज बने हुए, उनके द्वारा ये ज्ञात कर लिया जाता है। सैद्धांतिक में समझो ये सैद्धांतिक का मतलब। और व्यावहारिक का मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ जाके विनाश का स्तर वहाँ चेक किया जाएगा, और इसी व्यक्तिनिष्ठ पैमाना भी इसे बोलेंगे। व्यावहारिक के लिए इसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिनिष्ठ पैमाना भी बोलेंगे। सैद्धांतिक हो गया, और इसी को क्या बोलेंगे, व्यक्ति। इसकी व्यावहारिक वाले में ये संग में लिख रहे हो, अलग अलग लिख रहे हो, अलग, तो सैद्धांतिक समझ लो। तो सैद्धांतिक हो गया। इसके बाद में क्या है, ये ओपन एंडेड होता है। ओपन एंड मतलब एक तरफ से खुला होता है। कैसे समझ लो, खाली ओपन एंड से बाद में समझ में आ जाएगा। जैसे ये पैमाना ऐसे है, ठीक, यहाँ पे 0 है सबसे नीचे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 ये अभी यहाँ 10 तक है, ठीक, और इसके ऊपर खुला है। अभी खुला का मतलब हमें नहीं पता, जैसे चिली के आसपास के भूकंप आया था 9.5 का, सबसे मतलब सबसे ज़्यादा भूकंप 9.5 आया, 9.5 की तीव्रता से आया भूकंप, ठीक है, साउथ अमेरिका में चिली के आसपास। तो अभी तक इतना रिकॉर्ड करा गया है, तो इसको अभी तक खुला रखा गया। अगर मान लो और तेज भूकंप आया, 10 आया, 11 12 ऐसे अमूमन लगाया जाता है, 11 12 13 तक आ सकता है, इतनी तीव्रता के साथ आ सकता है, तो ठीक है, और ऊपर बढ़ा देंगे, पैमाना बढ़ता चले जाएगा। लेकिन बंद नहीं, यहाँ 0 तो नीचे हाई है, इसके बाद नीचे तो और नहीं जा सकता। लेकिन एक तीव्रता वाला 2, जैसे 2 तीव्रता तक के भूकंप हम लोग को महसूस नहीं होते हैं, 2 इंटेंसिटी के आते हैं तो हम लोगों को महसूस नहीं होंगे। 2 से 5 की प्राय भूकंप आते रहते हैं, इतनी तो प्लेट अभी भी गति कर रही हैं, वो इतने भूकंप हल्के हल्के हलचल आती रहती है, तो वो कम प्राय हमें लगता है नहीं कभी। 5 से ऊपर जब भूकंप आता है तब हमें थोड़ा सा महसूस होने लगता है कि भाई हाँ अब कंपन हुआ, अब हमें महसूस होने लगता है। तो हाँ, थोड़ा तेज। अभी तो 2 से 5 तक के भूकंप हल्के हल्के आते रहते हैं। कहीं वो जो एरिया होता है, जैसे हम बात है जापान वाला एरिया है, जो जहाँ बिल्कुल किनारे वाले एरिया है, तो वहाँ पे तो इतना बहुत महसूस होता रहता है हल्का अचानक वाले कि हाँ इतना तो नॉर्मल है। हमने बताया ना आज भूकंप नहीं आया, ऐसे क्या हुआ, हिल नहीं चीज़ें, तो वहाँ तो चलती रहती है। लेकिन क्या है, 5 से ऊपर जैसे थोड़ी तीव्रता बढ़ेगी तो हमें महसूस अच्छे खास होने लगेंगे। उसमें क्या है, अगर एक क्या है, इनकी तीव्रता का मतलब एक ये भी है कि मानवीय कुछ गतिविधियां हैं या भू आकृतियां कुछ ऐसी बनी हैं, उनसे भी तीव्रता और बढ़ जाती है। विनाश का स्तर, जैसे विनाश का स्तर है तीव्रता, तो विनाश का स्तर क्या, जैसे पता चली विनाश का स्तर चेक करने गए, भूकंप आया हल्का था, लेकिन तुमने बिल्डिंग इतनी कमज़ोर बना रखी थी कि वो अचानक से हल्के से भूकंप से गिर गई। एक होता है ना मानवीय गतिविधियाँ ऐसी है कि मानवीय जानबूझ के ऐसे वहाँ पर बार बार ड्रिलिंग कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो चीज़ें कर रहे हैं, तो विनाश का स्तर इससे भी बढ़ सकता है। ये मतलब ब्लेम सीधे उसमें नहीं डाल सकते कि भूकंप इतनी तेज आया था कि उसने सारा बिल्डिंग गिरा गई। अगर बिल्डिंग का मटेरियल अच्छा ही नहीं है, वो पुल अच्छे नहीं बने, सब कोलैप्स कर रहे हैं, पुल एक बार में गिर जाएंगे, तो पता चले इतना लंबा पुल एक बार में गिर गया, तो क्यों गिर गया, क्योंकि आपने उसमें मटेरियल अच्छा नहीं यूज़ करा था, हल्की सी हवा चली गिर गया, तो वो उसमें आप थोड़े बोले भूकंप आया। तो वो थोड़े मानवीय, मतलब इसका एक कारण मानवीय गतिविधियाँ और वो जो भू आकृतियाँ बनी हुई हैं वो भी है,
ठीक है। तो ये भी ध्यान रखते रहना कि पैमाना नापना। तो इसको खुला हुआ पैमाना क्या है, ओपन एंड का मतलब समझ गए, ये ओपन एंड यानी एक तरफ से खुला हुआ है। क्यों खुला हुआ है कि अब तक सबसे मैक्सिमम 9.5 का मतलब रिकॉर्ड करा गया है और इसलिए 10 तक इसको बना रखा है। 11, 12, 13 तक की उम्मीद है कि 11, 12, 13 तक आ भी सकते हैं, तो वो इसलिए उम्मीद है, वरना अभी तक तो आया नहीं है। 7 के 8 के ऐसे ऐसे आते रहते हैं, 7, 8 के भी बहुत तेज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा गिराते हैं, लेकिन 9.5 का ही सबसे अब तक का तेज़ आया था, बहुत तेज़। 7 का भी वो आ जाता है तो बहुत बहुत ज़्यादा विनाश कर जाता है। ओपन एंड हो गया, ठीक है। और ये सैद्धांत देके, और बाकी इसमें एक दो बात और लिखना चाहो तो लिख लो कि जैसे एक अंक की अगर तीव्रता बढ़ जाती है इस पर, जैसे मान लिया कि 2, अभी भूकंप 2 का है, 2 तीव्रता है, 3 है, 4 है, या मान लो 4 मान लो, ठीक है, 4 और 4 से 5 हो गया, मतलब 4 की तीव्रता अगर है, ठीक, भूकंप की तीव्रता 4 है, अगर भूकंप 4 से अगर रिकॉर्ड कर रहा है 4 और कहीं भूकंप 5 है, तो मतलब क्या है, अगर यहाँ 4 है तो भूकंप का आयाम यहाँ पर जो भी हो, जैसे भूकंप का आयाम वो माइक्रोमीटर में ऐसे नाप लेते हैं, तो माइक्रोमीटर, ठीक, जैसे इसको नापते हैं माइक्रोमीटर, तो हमने मान लिया इसको कि x मान लिया कि यहाँ पर जब 4 तीव्रता पे भूकंप का आयाम x माइक्रोमीटर था, ठीक है। और अगर मान करें, और मुक्त ऊर्जा कितनी थी इसी 4 पर, मतलब एक तो ये हो गया, इसी 4 पर मुक्त ऊर्जा वो जूल में नापते हैं ऊर्जा को, तो मान लिया हमने कि बाह्य, मतलब भूकंप का आयाम 4 तीव्रता पर x माइक्रोमीटर था और भूकंप की से ऊर्जा मुक्त हुई वो 22 जूल हुई। जैसे ही अगर एक तीव्रता बढ़ेगी तो ये इसमें कितना 10 गुना का अंतर आ जाएगा, यानी कि 10x हो जाएगा ये, मतलब एक तीव्रता बढ़ने पे इतना ज़्यादा विनाश और इतना ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगी। और ऊर्जा यहाँ पे 31, लगभग 31.6 के आसपास बताते हैं, 31.6 बाई, ये चीज़ कुछ समझे, मतलब कहने मतलब ये है कि 4 अगर कहीं पे 4 दिखा रहा, कहीं 5 दिखा रहा, तो मतलब 4 और 5 के, तो मतलब 4 और 5 पास के हैं, 4 और 5 पास के, तो लेकिन 4 से 5 पहुँचने पर ये 10 गुना भूकंप का आयाम 10 गुना बढ़ जाता है, और ये क्या है 31.6 गुना बढ़ जाती है क्या उसकी ऊर्जा की बात समझ में आई, यानी कि ऊर्जा जब ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, तेज से निकलेगी, तो विनाश का स्तर भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो 4 से 5 का होने का मतलब बहुत खतरे वाली चीज़ है, यानी 4.1 होना चाहिए, 4.01 ऐसे आसपास हो, ठीक है, 10 गुना ये सब अंतर समझ रहे। तो ये लिख लो एक जगह कोने पे कहीं पे, यानी कि जब 4 तीव्रता से 5 पर जाने में क्या हो जाता है, 4 तीव्रता है और इससे 5 तीव्रता पर जाने पर क्या भूकंप के आयाम में 10 गुना की वृद्धि हो जाती है। लेकिन मैं लाइन बोल दे रहा कि भूकंपीय तीव्रता के 1 बढ़ने से, ठीक है, भूकंपीय तीव्रता के 1 अंक के बढ़ने से, 1 अंक लिख लो तो समझ में आ जाएगा ना, भूकंपीय तीव्रता के 1 अंक के बढ़ने से भूकंप के आयाम में 10 गुना की वृद्धि, भूकंप के आयाम में 10 गुना की वृद्धि, ठीक, तथा मुक्त हुई ऊर्जा में 31.6 की वृद्धि, 10 गुना की वृद्धि, 10 गुना की वृद्धि तथा मुक्त हुई ऊर्जा में 31.6 गुना की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और ये जहाँ भूकंप का आयाम है तो उसमें ये चाहे ऐसे लिख लो x माइक्रोमीटर से, तो 10x हो जाएगा ये वो, तो भूकंप का आयाम फटाफट ऐसे लिख लेना, ये 4 लिखा था यहाँ पे 4, तो ये भूकंप का आयाम इतना था, x माना हमने माइक्रोमीटर, और ये मुक्त ऊर्जा बाई जूल मान ली हमने, तो ये हो जाएगी 10x और ये हो जाएगा 31.6 बाई, और वो सब माइक्रोमीटर में आएगा, वो जूल में हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, और रिक्टर पैमाने से क्या बोलेंगे, क्योंकि एक रिक्टर महोदय थे, उन्होंने 1935 के आसपास की खोज करी थी, तो इसलिए इसे रिक्टर पैमाना बोलते हैं। रिक्टर महोदय थे, उन्होंने लगभग 1935 के आसपास, तो रिक्टर महोदय ने 1935 तो रिक्टर महोदय ने 1935 के आसपास की खोज करी थी, तो इसलिए उनके नाम से रिक्टर पैमाना बोलते हैं। और ये लघुगणकीय पैमाना है, ये भी लिख लो, लघुगणकीय पैमाना, यानी कि लॉग में वैल्यूज आती है इसमें, ठीक है, लॉग सुना है, लॉग 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 जो पढ़ा है, ऐसे लॉग के फॉर्मूले होते हैं, लॉग m डिवाइडेड बाई n क्या होता था, और लॉग m इंटू n, ये फॉर्मूले पढ़े थे ऐसे कुछ, तो लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस n, और लॉग m डिवाइडेड बाई n का मतलब लॉग m माइनस लॉग n, है ना।
log m प्लस log n और log m माइनस, नहीं मैं बता रहा हूँ कि log जो ये log है, ये log लघुगणकीय वही है, ठीक। log में वैल्यूज आती है वो तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था लोगों से कि log के फॉर्मूले पढ़े ना, log कैसे, log में जब बेस सेम होता है और उसका वैल्यू भी सेम होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, log 10 बेस 10 तो 1, ठीक। तो ये हो गया लघुगणकीय फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना। अब इस पे आ जाओ व्यावहारिक वाले, इस पे क्या है, मर्केली पैमाना क्या है कि व्यवहारिक पैमाना है, ठीक है। व्यवहारिक का मतलब व्यक्तिनिष्ठ, यानी कि वहाँ जाके हम चेक करते हैं, इसको व्यक्तिनिष्ठ भी बोलते हैं कि वहाँ जाके विनाश की जगह पर जाके, इस बार अपनी भाषा में लिख लेना कि जहाँ विनाश होता है उस विनाश की जगह पर हम जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर चेक करते हैं, मतलब हाँ वहाँ जाते हैं कि लोग जब भूकंप आ जाते हैं तो वहाँ देखा, कुछ लोग फिलहाल रिलीफ के लिए भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोग अपने देखते हैं भूकंप आया तो हम देखेंगे जाके कितनी आघात तीव्रता कितनी आई, तो उस हिसाब से देखेंगे आघात की तीव्रता क्या है, लिखा व्यवहारिक होता है, ठीक है। इसीलिए इसको व्यक्तिनिष्ठ पैमाना ही बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग जहाँ के वहाँ पर खुद जाके देखते हैं, तो इस क्षेत्र में व्यक्तिनिष्ठ, हाँ मतलब मर्केली पैमाना ऐसा है, ठीक है। और ये क्या है, गुणात्मक है, मतलब ये मात्रात्मक था, ये सब लिखना थोड़ा, ये मात्रात्मक था तो इसमें चाहे मात्रात्मक लिख लो चाहे गुणात्मक लिख लो, बात एक ही है। ये तो सब वही उसकी वाला गुण चेक करा जाएगा, मात्रा चेक करी जाएगी, तो वही चीज़ है, ठीक। ये समझ में आया। इसके बाद इसमें लिखो कि जैसे इसमें एक लाइन और लिख लो अभी कि ये 1 से 10, मतलब 0 से 10 तक ऐसे लिख लो, 0 से 10 तक नापा जाता है, 0 से 10 अंक की वृद्धि करी जाती है, 0 से 10 अंकों में मापा जाता है, और ये क्या है 1 से 12, ठीक है, यानी कि 1 से 12, यानी कि जो रोमन अंक है ऐसे लिखे होते हैं, ये 12, 1 से 12, यानी कि जो आघात की तीव्रता होती है वैसे नापा जाएगी, 1 है या 2 है, ठीक है। रोमन जो वर्ड जो है रोमन, तो 1 है या 2 है या 3 है 4 है 5 है, तो वैसे 1 से 12 तक मापी जाती है। सामान्य ये सामान्य वो आवाज़ आई थी कि तो भूकंपग्रस्त क्षेत्र होते हैं उसके हिसाब से इसकी रेटिंग करते हैं। ये बात समझ में आया। इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना ही है कि तो बस व्यवहारिक होता है, बाकी सब कुछ इसमें लिखा है उसी तुलना आ जाएगी। और मतलब इसमें इतना लिख सकते हैं कि जो आघात है इसी वाले में, कि जो आघात है, जो आघात का स्तर हम नापते हैं कि जो भूकंप से आया, लेकिन अब तो ये तो हम क्या करते हैं, ये तो भूकंप आ चुका, हम लोग वहाँ पे जाते हैं बाद में, फिर देखते हैं कितना लॉस हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों की जान गई, कितनी क्षति हुई, बिल्डिंग कोलैप्स कितने हुए, ये सब देखते हैं। और वही हम बता रहे हैं कि वो भूकंप की वजह से भी तो नहीं हो सकता है कि वही बिल्डिंग इतनी कमज़ोर है कि बहुत हल्का सा भूकंप आया और छिछला नहीं, छिछला तो वैसे ही तेज होगा, वो हल्का का मतलब बहुत हल्का माइन्यूट सा आया, तो बिल्डिंग ऐसी थी और वो गिर गई और उसी के पास मेला लगा हुआ था, तो इतने लोग मर गए, तो तुरंत उसकी तीव्रता ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, मतलब ऐसे एज्यूम करे जाते हैं नोवेल्स में, ऐसे बहुत सारे एज्यूम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि क्या है, इसी में एक स्टार बना के लिखना कि आघात की तीव्रता, यद्यपि आघात की तीव्रता मानवीय गतिविधियों और भू आकृतियों पर भी मानवीय गतिविधियाँ, हाँ पहले लिखो, मैं कुछ और बोलने वाला था फिर बाद में रह जाएगा कि यद्यपि भूकंप आघात की तीव्रता, चलिए यद्यपि आघात की तीव्रता मानवीय गतिविधियों और भू आकृतियों पर भी निर्भर करती है। ये भू आकृतियाँ कैसी बना रखी हम लोगों ने, ठीक, मानवीय गतिविधियों और भू आकृतियों पर भी निर्भर करती है, यानी कि आघात की तीव्रता इस पर भी निर्भर करेगी, आघात कितना हुआ है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो अब लेकिन क्या, जो रिक्टर पैमाना है उसकी जगह मोमेंट मैग्नीट्यूड, अब ये और ध्यान रख लो, एक नोट बना के स्टार बना के, मोमेंट मैग्नीट्यूड, ठीक, मतलब वर्तमान में ऐसे लिखोगे नोट बना के, वर्तमान में रिक्टर पैमाने की जगह मोमेंट मैग्नीट्यूड पैमाने का यूज होता है, मोमेंट मैग्नीट्यूड पैमाने का यूज होता है। और मर्केली पैमाने की जगह संशोधित, मर्केली पैमाने की जगह क्या होता है, संशोधित पैमाने की, ठीक है, संशोधित मर्केली पैमाना, मतलब थोड़ा इसमें होता था, मल्टीप्लिकेशन किया गया, संशोधन किया गया है, ये लिखा, समझे। मतलब इसमें क्या है, जो ये वाला पैमाना है तो इसकी जगह कौन सा यूज होता है, मोमेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि जो सारे ये काम कर रहा था ना, इसमें लिखा है
कि ये सब ऐसे बताता है, ये सैद्धांतिक है, ये सब वो भी है, मोमेंट मैग्नीट्यूड भी यही है, लेकिन अब क्या है मोमेंट मैग्नीट्यूड पैमाने का हम यूज़ करते हैं और इसकी जगह क्या करते हैं संशोधित मर्केली पैमाना। संशोधित मर्केली पैमाना मतलब मर्केली पैमाने को इसमें संशोधन कर दिया, मर्केली संशोधित मर्केली पैमाना। ठीक, अब एक थोड़ा सा इतना समझ लो, ये दो एक लिख लो, सह भूकंप और समभूकंप, ये भी समझ लो ये क्या होते हैं। बाकी हालांकि कभी वो पूछते तो नहीं है, लेकिन तब भी लिख लो ये है क्या लिखा। अब इसको समझ लीजिए, मतलब भूपृष्ठ पर ना, ये देखो भूपृष्ठ पर एक ऐसी काल्पनिक रेखा हम बना ले, ड्रॉ कर ले कि उन स्थानों की जिन जिन स्थानों पर एक भूकंप एक साथ एक स्थान पर एक समय पर रिकॉर्ड करे गए। ठीक, चले अब पढ़ें। यहाँ देखो कि मतलब सह भूकंप कैसे बोलेंगे, जब क्या है कि भूकंप जब भूपृष्ठ ऐसे भूपृष्ठ पर पृथ्वी पर यानी कि जहाँ यह स्थान है कि भाई इस स्थान पर एक, इस स्थान पर एक, इस स्थान पर ऐसे स्थान पर ऐसे ये 3-4 स्थान है, इनको सबको मिला लिया ऐसे करके एक रेखा बनानी, काल्पनिक रेखा। ठीक है, स्थान ऐसे से जगह जगह ऐसे स्थान बने थे, तो इस रेखा को क्या बोलेंगे सह भूकंप। मतलब जैसे रेखा बन रही है इसको क्या बोलेंगे सह भूकंप, यानी कि इन स्थानों पर इन पर एक साथ एक समय पर भूकंप रिकॉर्ड करेगा। ठीक, मतलब आघात की तीव्रता बात नहीं कर रहे हैं कि भूकंप यहाँ आया एक साथ एक समय पर आए एक स्थान पर, यानी कि इन स्थानों पर, तो इनको ऐसे बना लिया। यानी कि मान लो इस वाले स्थान पर कितना बजे मान लिया हमने, मान लो 12 बजे इसको भूकंप रिकॉर्ड करेगा, 12, 1, 2, 3 जो भी मान लो इतने बजे भूकंप आ गए। ऐसी एक रेखा दूसरी ड्रॉ कर ली, एक स्थानीय ये स्थानीय ऐसे बना ली, इनको मिला के एक रेखा खींच ली, जैसे मान लिया 1 बजे आया भूकंप, ऐसे मान लिया। हालांकि इतना डिफरेंस होगा नहीं, लेकिन मानने के तौर पर बता रहे हैं कि क्या है कि एक ऐसे स्थानों की रेखा जहाँ पे एक समय पर भूकंप आया, तो उसको क्या बोलेंगे सह भूकंप। ठीक है, होमो। और जब क्या है, और ये भी वही है। और समभूकंप क्या हो जाएंगे, समभूकंप क्या हो जाएंगे जब आघात की तीव्रता जिन स्थानों की सेम है, कि मतलब तुम्हारी इधर इतना ही नुकसान हुआ, हमारे इधर भी नुकसान हुआ, जब ऐसे आघात की तीव्रता बताएंगे। मतलब यहाँ भी जैसे ये स्केल का पैमाना ना यही वाला, तो ऐसे स्थान जहाँ पे मान लो 3 आघात ऐसे लिख दिया। ठीक, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे 3 का मतलब कितना है, 4 का मतलब कितना, कौन सा डेंजर है कौन सा नहीं अभी देखेंगे, लेकिन मान के चल रहे हैं 3 वाले ऐसे स्थान है ये सब। तो इन स्थानों का ऐसे मिला लिया, ऐसे रेखा बना ली, तो उसको क्या बोलेंगे समभूकंप। ठीक, यानी कि आघात, ये वाला आघात की तीव्रता की बात करेगा बस, सब जिन स्थानों पर आघात की तीव्रता समान हो। इसमें क्या लिखोगे, जिन स्थानों पर आघात की तीव्रता समान हो, यानी उनको भूपृष्ठ में मिलाएगा ये काल्पनिक रेखा, जिन स्थानों पर आघात की तीव्रता समान हो। ठीक है, उन स्थानों को से मिला लिया, रेखा जो काल्पनिक रेखा ड्रॉ करी वो सब समभूकंप होंगे। ठीक है, यानी समभूकंप आए। और ये क्या है, जहाँ जिन स्थानों पर भूकंप एक समय आए, एक टाइम पर आए, जिन स्थानों पर एक समय पर भूकंप रिकॉर्ड करे गए, तो उसको बोलेंगे सह भूकंप। ठीक, ये तो लिख लिया, यानी कि होमोसिस्मिक लाइन बोलेंगे इसको, रेखा भी लिख सकते हो, सह भूकंप रेखा और समभूकंप रेखा। ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे आइसोसिस्मल लाइन, सह भूकंप रेखा और समभूकंप रेखा। कौन सी हो, रेखा भी लिख लो तो ये समझ में आएगा। लाइन तो ड्रॉ कर रहा है ना हम काल्पनिक रेखा, और इसमें भी रेखा। ठीक, वो भूकंप के, ये बात समझ में आ गई। मतलब अगर कभी कहीं पे आ जाए, वैसे तो शायद मेरे रियली पूछेंगे, लेकिन मैं डिटेलिंग में बता दे रहा हूँ, लेकिन कहीं पे आ जाए तो इसलिए ध्यान रखना कि क्या है समभूकंप और सह भूकंप। मतलब अमूमन ये पता नहीं होगा लोगों को, भूकंप पढ़ के इतना निकल जाएंगे, पी वेव, एस वेव, एल वेव, लेकिन ये सब रिक्टर पैमाना तो पता ही होगा, रिक्टर पैमाना तो पढ़ेंगे, लेकिन ये सब सह भूकंप समभूकंप थोड़ा सा डिटेलिंग है, तो इसको जान लो। एक लाइन लिखने में क्या जा रहा है। अब ये क्या और नोट लिख लो, जैसे हमने लिखा है नोट्स में तो बता दे रहे हैं मैंने। जैसे भूकंप क्या है, जब भूकंप आता है ना, तो जिस क्षेत्रों में भूकंप आता है उन क्षेत्रों में क्या है, अन्य क्षेत्रों की तुलना में जिस क्षेत्र में भूकंप आता है वहाँ रेडॉन गैस की मात्रा थोड़ी अधिक बढ़ी हुई पाई जाती है। ठीक, ये लिख लेना बस, क्या है कि जहाँ भूकंप आता है तो उन क्षेत्रों में रेडॉन गैस की मात्रा अधिक बढ़ी हुई पाई जाती है, मतलब रेडॉन गैस पाई जाती है। ऐसे देखो, मतलब अन्य क्षेत्रों की तुलना में अगर मैच करेंगे तो रेडॉन गैस वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, भूकंप के दौरान रेडॉन गैस। ठीक, जैसे ऐसा भी बताते, ऐसा है ना, चट्टानें जब टूटती ना हल्के से, चट्टानों में रेडॉन गैस भरी होती है तो वो रिलीज होती है। अब भूकंप आता है तो चट्टानें और थोड़ी दरारें और थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं, तो जब दरारें और चौड़ी हो जाएंगी तो रेडॉन गैस और ज़्यादा विमुक्त हो जाएगी,
तो मतलब ऐसे तुरंत तो नहीं, ऐसा बहुत पैमाना नहीं कि तुरंत के तुरंत इतनी ज़्यादा निकल जाए, लेकिन क्या एक समय के बाद वहाँ पे थोड़ी रेडॉन गैस ज़्यादा बड़ी भी पाई जाती है अन्य क्षेत्रों की तुलना में, ठीक है। वैसे जैसे ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग कि अगर हम कमरा अपना ना जो ग्राउंड फ्लोर पर कमरा है उसको बंद करके चले जाएँ बहुत टाइम तक, उसको खोले ही ना बहुत टाइम तक, तो जब उसको बाद में खोलते हैं तो अलग अलग एक अजीब सी स्मेल आती है, वो रेडॉन गैस की स्मेल होती है एक तरीके से, क्योंकि चट्टानों से थोड़ी थोड़ी हल्की रेडॉन गैस रिलीज होती रहती है। चूँकि ग्राउंड फ्लोर का कमरा बंद था तो वो वहीं पे उसी में रही। और जब भूकंप से क्या होता है, ये चट्टानें जो रिलीज़ करती हैं रेडॉन गैस, लेकिन थोड़ी दरार चौड़ी हो जाती है, तो दरार जब चौड़ी हो जाती है तो रेडॉन गैस और से भी निकल जाती है। ये बात समझ में आ रही है रेडॉन गैस वाली, कि अगर पूछ भी सकते हैं भूकंप से कौन, जैसे ज्वालामुखी से तो पता चल गई, ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, और सबसे ज़्यादा क्या निकलता है ज्वालामुखी से, जलवाष्प, ठीक है। उसके बाद में अन्य गैसें निकलती हैं। तो हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, ज्वालामुखी, अब भूकंप में आए, भूकंप से कौन सी गैस, तो एक बार अगर ऑप्शन दे दिया और सब रेडॉन गैस, ध्यान रखना बाकी और भी निकल सकती हैं, लेकिन रेडॉन गैस का वो ऐसा बनाएंगे, रेडॉन गैस के बारे में पूछना चाहेंगे तो ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे कि रेडॉन वाला एग्जाम्पल उसमें सटीक बैठ रहा होगा, तो रेडॉन यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब एक हेडिंग बना लो, श्रेणी भूकंप या भूकंप झुंड, ये पढ़ लें, उसके बाद छोड़ते हैं। श्रेणी भूकंप मतलब छोटा सा क्या, थोड़ा ज़्यादा छोटा ही है, श्रेणी भूकंप या भूकंप झुंड। श्रेणी भूकंप या भूकंप झुंड, क्या अगली क्लास में देखे थे, श्रेणी भूकंप या भूकंप झुंड, मतलब स्वाम बोलते हैं, स्वाम भूकंप बोलते हैं, स्वाम अर्थक्वेक, एस मतलब अर्थक्वेक स्वाम भी बोलते हैं और स्वाम अर्थक्वेक बोलते हैं, SWARM स्वाम, ठीक है। तो ये भी बोलते हैं अर्थक्वेक स्वाम भी, अर्थक्वेक स्वाम पूरी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, स्वाम अर्थक्वेक भी बोल सकते हो ना, स्पेलिंग लिखना है SWARM, ठीक। श्रेणी भूकंप ऐसे समझो, जो सामान्य भूकंप आते हैं, ठीक, सामान्य भूकंप आते हैं वो क्या है, जैसे ऐसे मान लिया हमने ये भूकंप की तीव्रता हो गई, ये ऐसे करके सामान्य जो भूकंप है, लिख लिया, देखो इधर जल्दी जल्दी, तो तरंग है, अगर तरंग का आयाम, तरंग का प्रकार, तो देखो जब सामान्य भूकंप होते हैं, सामान्य भूकंप कहते हैं पहले ना हल्के हल्के थोड़े शॉक आते हैं, ठीक। एक ऐसा होता है कि थोड़ा सा मेन शॉक हुआ, उसके बाद में भूकंप आने के बाद में थोड़े थोड़े फिर से शॉक आते रहते हैं, तो हल्का ऊपर नीचे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे भूकंप आने के बाद में ऐसे ऐसे थोड़े से बाद में आते रहते हैं जहाँ भूकंप आते हैं, जैसे भुज में भूकंप जो आया था, ठीक है, तो वो उसके बाद आता है कि भूकंप आने के बाद अब भी थोड़े थोड़े झटके महसूस होते हैं वहाँ पे, वो बड़ा भूकंप आया तो अभी भी झटके वहाँ महसूस होते हैं। हाँ, तो ये क्या है कि इसको क्या बोलेंगे, जो पहले आ जाते हैं, मतलब भूकंप ये मतलब मेन भूकंप ये है, यहाँ भूकंप मेन है, यहाँ पे जो विनाश होगा सबसे ज़्यादा भूकंप ऐसे होगा, लेकिन हम भुज वाला एग्जाम्पल लेके मान के चलते हैं कि जिस दिन जब वो भूकंप आया था तो वो ये था, उसकी तीव्रता वगैरह ऐसे था, लेकिन उससे पहले भूकंप आने से पहले झटके हल्के हल्के महसूस हुए, तो उसको क्या बोलते हैं, फोर शॉक, ठीक, फोर शॉक, SHOCK, फोर शॉक जो पहले आते हैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद में क्या हो गया, मेन शॉक, कि जिस दिन सबसे ज़्यादा विनाश हुआ भूकंप आया, उसके भूकंप आने के बाद भी धीरे धीरे, ये सामान्यतः ऐसा होता है, ठीक है, ये श्रेणी भूकंप के अंदर हम सामान्यतः जब भूकंप आते हैं तो ऐसा होता है कि सामान्यतः भूकंप आते हैं तो ऐसा होता है, ठीक। इसके बारे में ऐसे अगर मैं बोल दूँगा तो लिखो, ये आफ्टर शॉक हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आ रही, तो पहले समझ लो, उसके बाद लिख लेना कि मेन शॉक जो होता है, श्रेणी भूकंप या भूकंप झुंड क्या होते हैं कि इसमें क्या है कि मेन शॉक का अभाव होता है, मेन शॉक पता ही चलता है कि कौन सा मेन शॉक है, मतलब ऐसे करके ऐसे मान लिया, अभाव का मतलब वो पता ही चलता है कि मेन शॉक कौन सा है, कि ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे मान लिया, मतलब इसी में थोड़ा सा वाइब्रेशन है, मतलब ऐसे जो शील्ड की तरह बना दिया ना, इसमें वाइब्रेशन मान लो हल्का, तो यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ झटके आ रहे हैं, यहाँ झटके, लेकिन मेन शॉक ये होता है कि फोर शॉक पहले झटकों से बहुत तेज हुआ, उसके बाद में फिर बाद में झटके, लेकिन ये लगभग लोग समान चल रहे हैं कि जितना झटका ये इतना झटका ये, सब लोग समान चल रहे हैं, तो इसमें पता नहीं चल रहा है मेन शॉक कौन सा है। तो जहाँ मेन शॉक का अभाव होता है तो ऐसे जो भूकंप लगातार आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, श्रेणी भूकंप बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ये एक तरीके से क्या कंटिन्यूटी पर झटके लग रहे हैं, तो ये नहीं पता चल रहा है कि आफ्टर शॉक है या फिर ये फोर शॉक है, क्योंकि इसमें मेन शॉक नहीं है, मतलब मेन शॉक तो है ही नहीं, मेन शॉक तो पता ही चल रहा है, मेन शॉक होता तो हम पता लगा लेते हैं कि मेन शॉक तो आ चुका है, अब जो आने तो आफ्टर शॉक होंगे, या मेन शॉक अभी तक नहीं आया तो ये इसमें आ ही नहीं रहा है, या हो सकता है कि ये आने वाले, मतलब ये संभावना कर रहा है कि वही आने वाला भूकंप, अभी तक ये सब कुछ फोर शॉक चल रहा है,
एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा तो मेन शॉक होगा, उसके बाद में आफ्टर शॉक होगा, ये हो सकता है फोर शॉक हो। लेकिन अभी तक ऐसा चल रहा है कि ऐसी जगहों पे देखा गया भूकंप आ रहे हैं, मेन शॉक नहीं आ रहा वहाँ पे। तो वैज्ञानिकों ने क्या बताया, इसका नाम रख दिया क्या, श्रेणी भूकंप रख दिया कि ये लगातार बने श्रेणी के द्वारा चलते चले आ रहे हैं, तो इसको भूकंप झुंड बोल दे, भूकंप को झुंड आ रहा है। लेकिन हाँ इस एरिया में हाँ जब झटके मतलब लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि वहाँ पे उससे बिल्डिंग्स वगैरह और छोटे घर वगैरह ऐसे बनाए जाते हैं कि बिल्डिंग इतनी ऊँची नहीं बनाई जाएंगी, वहाँ पे उसके हिसाब से बनाई जाती है। जैसे जापान वाले लोगों ने उसके हिसाब से आदि हो गए कि उनके झटके आते रहते हैं, तो वहाँ के लोग भाई तो छोड़ के नहीं भाग सकते इतनी अपनी जगह, लोग कैसे छोड़ के भागेंगे, वहाँ पर रहना लोगों की कुछ मजबूरी होगी, तो वहाँ के हिसाब से उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन वहाँ छोटे छोटे झटके जो आते रहते हैं, जैसे भुज में हमने बताया ना अभी तक झटके महसूस हो रहा है, तो वो आफ्टर शॉक है, वहाँ क्लियर है आफ्टर शॉक है। ऐसे एरिया जहाँ भूकंप आते रहना है, आपको वहाँ पता चल गया एक बड़ा भूकंप आ चुका है भुज में, तो हम इसे बोलेंगे आफ्टर शॉक है। अगर हम पता नहीं होता अभी तक भूकंप आया नहीं आया, तो उसको भी बोल देते हैं कि ये क्या है, श्रेणी भूकंप है, यानी भूकंप झुंड है। जहाँ ऐसी स्थिति बनती समझ में आ रही है, क्योंकि ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा भूकंप आए, लेकिन ये बहुत लंबा टाइम से, जब बहुत लंबे टाइम तक ऐसे हल्के हल्के झटके आते रहते हैं, एक बड़ा भूकंप आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब लगता है कि भैया ये क्या है, इसका दूसरा कैटेगराइजेशन कर दिया, क्योंकि एक जनरली फोर शॉक के बाद एक मेन शॉक आ जाता है और उसके बाद में आफ्टर शॉक आते रहते हैं और एक टाइम बाद करते हैं, और ये कुछ हफ्ते, कुछ दिन, कुछ सालों तक आते रहते हैं, इसीलिए भुज में अभी तक आ रहे हैं। ठीक है, कई आफ्टर शॉक आए कुछ दिन तक भी आ सकते हैं, कुछ महीनों तक, कुछ हफ्ते तक भी और कुछ सालों तक भी आ सकते हैं, ऐसे आफ्टर शॉक ऐसे होते हैं। तो समझा, यानी सामान्यतः भूकंप जो होता है वो ऐसे आता है कि पहले थोड़ा झटका मार देगा, उसके बाद एक मेन शॉक होगा, उसके बाद में आफ्टर शॉक होगा। लेकिन श्रेणी भूकंप पे क्या होते हैं कि इनमें मेन शॉक जो होता है, मेन शॉक का उसका अभाव होता है, SHOCK, मेन शॉक का अभाव होगा, ये होगा ही नहीं। तो जिसमें मेन पता ही चलता है कि मेन शॉक है नहीं है, तो मेन शॉक का अभाव उसको श्रेणी भूकंप बोलेंगे। ठीक है, इसमें इतना ही लिखना है, वैसे बाकी इसको बोल सकते हो कि बस इसमें नोट करके लिख सकते हो कि हो सकता है श्रेणी भूकंप, हो सकता है कि आने वाले किसी बड़े भूकंप के लिए इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हो कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। ये बात समझ में आ रही है। अब जो आफ्टर शॉक है, ये सोचो ये वाला आफ्टर शॉक है, ये श्रेणी भूकंप नहीं है। ठीक, कि सोचो कोई किसी स्थान पे जब आज पे पहुंचा हो तो पता करें कि आफ्टर शॉक को हम श्रेणी भूकंप बोल सकते हैं कि भैया अभी तो आना है, एक और हो सकता आ जाए, तो या आएगा नहीं आएगा, तो इसको आफ्टर शॉक को हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, पहले मेन शॉक आ चुका है। इसमें और इसमें अंतर इतना ही है, श्रेणी भूकंप में मेन शॉक नहीं होता है और इसमें मेन शॉक होता है सामान्य भूकंप में। इसमें एग्जाम्पल तो आफ्टर शॉक के एग्जाम्पल में लिख लेना क्या, भुज का भूकंप। ठीक है, जो भुज का भूकंप आया वहाँ पे आज भी झटके आफ्टर शॉक वाले महसूस होते रहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आरंभिक आघात। ठीक है, और मेन शॉक को क्या बोलेंगे, मतलब जो मुख्य आघात होगा, और इसको क्या बोलेंगे, मतलब आफ्टर शॉक को मतलब जो पश्च बाद का, मतलब हिंदी में इसके लिखोगे तो ये पश्च आघात, और ये क्या हो जाएगा, मेन शॉक मतलब मुख्य आघात, मुख्य आघात, और हिंदी में पढ़ना है तो, और इसको क्या बोलेंगे, प्रारंभिक या प्रारंभ आघात। ठीक, ये चीज़ बना लोगे। एक और समझो भूकंप, ये श्रेणी भूकंप हो गया, 4-5 में आ जाएगा। छठा एक और समझो, बूमरैंग, मतलब खाली लिख लो इसको, इसको तो समझना है बहुत, एक लाइन का ये बूमरैंग होता है ना, बूमरैंग अर्थक्वेक भी बोलते हैं, अर्थक्वेक एक ऐसे वैज्ञानिकों ने नाम ये भी रखा है, बूमरैंग अर्थक्वेक। हाँ 2 सेकंड, हाँ मतलब ये बहुत ज़्यादा लंबा, खाली समझ लो, क्योंकि वैज्ञानिक अभी इस पर वैज्ञानिक को पूरा क्लियर नहीं है कि ये क्या है। लेकिन जैसे बूमरैंग होता है कि उसे फेंकते हैं वापस आ जाता है वहीं पे, तो बूमरैंग के हिसाब से उन्होंने बताया कि एक ऐसा भूकंप ऐसे अटलांटिक ओशियन के आसपास ऐसे पाएगा, अटलांटिक ओशियन में, उसमें देखा हमने अटलांटिक ओशियन में कटक देखे, तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो ऐसे करके पिक्चर वगैरह देखते हैं ना, ऐसे करके ये धरती का टुकड़ा ऐसे मान लो है, तो ये बीच से ऐसे कर फटा, ये फटा चला गया और बाद में फिर से जुड़ गया। तो बूमरैंग क्या है, ऐसे क्रैक पड़ा ऐसे करके, वाले कोई ऐसे कोई कागज ऐसे फाड़ दो ऐसे करके, तो फाड़ा और फिर से ऐसे जुड़ जाए। तो ऐसे कि धरती का टुकड़ा ऐसे कर, उसमें फिशर दरार पड़ी, ऐसे पड़ती गई दरार, लेकिन क्या हुआ फिर से बाद में ऐसे जुड़ गई, मतलब बिल्कुल तो नहीं जुड़ जाएगी फिर उसमें, मतलब ऐसे होना बिल्कुल सीमेंटिंग वही गाज, मतलब ऐसे बस चिपक जाएगी पास में आके, तो बिल्कुल ऐसे नहीं, तो फिर जादू हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा। लेकिन मेरे अर्थ को क्या है, प्लेट ऐसे गति कर रही, तो उसको क्या बोलेंगे, बूमरैंग अर्थ को। इतना इसमें समझ लो कि यानी कि जब क्या है, भूकंपी तरंगे एक बार जिस जगह फैली ऐसे करके और ऐसे वापस आ जाएँ, तो उसको क्या बोलेंगे, बूमरैंग अर्थक्वेक का नाम रख दिया। अटलांटिक ओशन में ऐसे अगर पाया गया तो इसके हिसाब से उन्होंने ऐसी स्थिति पाई गई अटलांटिक ओशन में, तो उन्होंने इसका नाम कुछ रखना चाहा, उनकी तो पहली जैसी स्थिति होगी, तो पहली जैसी स्थिति उसको बूमरैंग अर्थक्वेक बोल दिया। अभी भी इसमें बहुत सारा सोच चल रहा है, वैज्ञानिकों को तो बहुत ज़्यादा नहीं पता है, तो फिर हम लोगों को भी क्या इसको पढ़ना है, लेकिन खाली नाम है, कोई क्वेश्चन में भी नहीं पूछा जाएगा अभी, लेकिन खाली एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से पढ़ लो। श्रेणी भूकंप बूमरैंग समझ आ गया। अब हम इसमें देखेंगे क्या, नहीं देखेंगे, अगली क्लास में देखें भूकंपों का वैश्विक वितरण, जैसे हमने ज्वालामुखी वाले में देखा था, बिल्कुल वैसा ही है ये। हाँ, जैसे वही परिप्रशांत मेखला पेटी वाला देखा था,
चलो लिखना भी होगा, अगली क्लास में देख लेते हैं ना, कोई बात नहीं, रखो। ये फिर भूकंप का वर्गीकरण हो गया, इसमें अगली क्लास में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना फिर। तो इसको सातवीं वाला हम देखेंगे, और फिर उसके बाद में बहुत कुछ देखना भी, इंडिया में भी तो ये मार्किंग करनी है 1 2 वाली, ऐसे करके कहाँ कौन सा डेंजर जोन है, जो मरकेली पैमाना है उसके हिसाब से। चलो फिलहाल अगली क्लास में देखेंगे भूकंपों का वैश्विक वितरण, कि कैसे कैसे वही सब परिप्रशांत मेखला वगैरह सब है।